सलाम एंड वेलकम टू द शो सनाएक पाकिस्तानी। बड़े बूढ़े जब बच्चों को डांटते हैं तो कहते हैं कि मियाँ दुनिया चांद पर पहुंच गई और तुम अभी तक ज़मीन की बातें कर रहे हो। हमने सोचा कि आपको चांद पर तो लेके नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम एयर एंड स्पेस म्यूजियम की सैर ज़रूर करवा सकते हैं। तो आइए आज इस म्यूजियम की सैर कीजिए। चांद पर पहुंचना किसका ख्वाब नहीं होता, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कि अपने इस ख्वाब को हकीकत की शक्ल दे पाते हैं। आइए आपको ऐसे चंद लोगों से मिलवाते हैं। वॉशिंगटन में 14 नेशनल म्यूजियम्स हैं, जिनमें से एक ऐसा है जहां तकरीबन तमाम सयाह जाते हैं, और वो मशहूर तरीन म्यूजियम है नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम। ये म्यूजियम 1946 में अमरीकी कांग्रेस के इक़दाम से कायम दुनिया भर के म्यूजियम्स के मुकाबले में यहाँ एयरक्राफ्ट्स और स्पेसक्राफ्ट्स की सबसे बड़ी कलेक्शन मौजूद है। ये म्यूजियम एविएशन और स्पेस की तारीख में दिलचस्पी रखने वालों के लिए तहकीक का बेहतरीन जरिया है। यहाँ पर एविएशन और स्पेस साइंस के मुकम्मल सफ़र को दिखाने के लिए नमूने नहीं बल्कि हकीकी क्राफ्ट्स रखे गए हैं। यहाँ दाखिल होकर एक लम्हे को ऐसा लगता है जैसे ये ज़मीन नहीं खला है। राइट ब्रदर्स के बनाए हुए पहले हवाई जहाज से लेकर बगैर पायलट परवाज करने वाले ड्रोन समेत अब तक बनाए जाने वाले तमाम मॉडर्न जहाज़ों के कई टन वजनी मुकम्मल मॉडल्स या उनके कॉकपिट्स म्यूजियम की छत से लटके हुए हैं। चांद पर जाने वाले पहले मिशन अपोलो के हिस्से भी इस म्यूजियम में मौजूद हैं। नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम के स्पेस डिवीजन के क्यूरेटर पॉल सिरोजी खलाई सफ़र की तारीख बताते हुए कहते हैं कि ये रेस एक मुकाबले के तौर पर शुरू हुई। इसका आगाज़ उस वक्त हुआ जब रूस ने सन 1957 में एक सैटेलाइट स्पुतनिक खला में भेजा और अमेरिका ने इसका जवाब सन 1958 में दिया। रूस और अमेरिका के दरमियान एक रेस थी जो चांद पर पहुंचने की रेस में तब्दील हुई, जिसकी नुमाइश इस गैलरी में की जा रही है। सदर जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकियों को ये चैलेंज सौंपा था कि वो 1960 की दहाई ख़त्म होने से पहले चांद पर पहुँचकर रूस को शिकस्त दें, और 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद की सतह पर कदम रखा तो ये चैलेंज पूरा हो गया। म्यूजियम में हवाई सफ़र से लेकर लड़ाका और जासूस तैयारों की तैयारी और इनमें मुतारिफ कराए जाने वाली जिद्दत को भी क्राफ्ट्स के जरिए दिखाया गया है। जासूसी के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज़ों में मशहूर तरीन नाम अमरीकी U-2s का है, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए अमेरिका ने इनका बेहतरीन इस्तेमाल 1962 में किया, जब U-2s क्यूबा के ऊपर परवाज करके वहाँ रूसी मिसाइलों की तनसीबात की तस्वीरें सबूत के तौर पर लाए। एयर एंड स्पेस म्यूजियम में आने वाले सयाहों की दिलचस्पी और मालूमात में इजाफा करने के लिए अब तक दरियाफ्त किए जाने वाले सैयारों की डमीज़ के ज़रिए खला में उनकी सिमत और पोजीशन भी दिखाई जाती है। इसके अलावा यहाँ आने वाले हवा, पानी, ज़मीन और खला के असरारों को समझने के लिए खुद से कई तजुर्बात भी कर सकते हैं या अपने सामने होते देख सकते हैं। म्यूजियम में जहां वो तमाम शटल्स, रॉकेट्स, जहाज़ और आलात मौजूद हैं जिनके बायस इंसान कायनात के इल्म से वाकिफ़ हुआ है, वहीं क्रूज़ मिसाइल समेत कुछ ऐसी इजादात भी मौजूद हैं जिन्होंने इंसान को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। आजकल जदीद तरीन एरोप्लेन्स को आप फिजाओं में बुलंद होता तो देखते ही हैं, लेकिन इसकी बुनियाद रखने वाले राइट ब्रदर्स को कौन नहीं जानता। आइए उनके हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। ऑरवेल और विल्बर राइट वो दो भाई थे जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज बनाया। ऑरवेल डेटन ओहायो और विल्बर मिलीवील इंडियाना में पैदा हुए। दोनों ने हाई स्कूल तक तालीम तो हासिल की, मगर डिप्लोमे नहीं ले पाए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऑरवेल और विल्बर ने कभी आला तालीम हासिल नहीं की। विल्बर ने तो स्कूल तक जाना छोड़ दिया था क्योंकि उनके खानदान वाले बीमार हो चुके थे। उनके भाई भी कभी हाई स्कूल से आगे नहीं पढ़ पाए। ये वो दौर था जब 18वीं सदी खत्म होने को थी और साइकिल सबसे आम सवारी हुआ करती थी। 1896 में दोनों भाइयों ने मिलकर साइकिलों की एक दुकान खोली जिसे राइट साइकिल कंपनी के नाम से जाना गया। इन्हें साइकिल बनाते हुए सिर्फ 3 साल ही हुए थे कि इन्होंने आसमानों में उड़ने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। ये वो दौर था जब आसमानों में उड़ने के जिक्र पर लोग कहकहे मार मार कर हंसा करते थे, क्योंकि इससे पहले इंसानी परवास की तमाम कोशिशें औंधे मुंह गिरी थीं। 1899 से लेकर 1903 तक ऑरवेल और विल्बर ने अपनी साइकिल के कारखाने में हवाई जहाज़ बनाने की कोशिशें शुरू कर दी।
ऑरवेल और विल्बर की कोशिशों का भी लोगों ने शुरू में इसी तरह मजाक उड़ाया। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़। 1899 से 1903 तक राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज की परवाज पर कुछ तजर्बे किए और बिल आखिर 1903 में इन्होंने सबसे पहला इंजन पावर्ड हवाई जहाज बनाया। 17 दिसंबर 1903 को राइट ब्रदरान के जहाज ने 852 फुट का फासला तय किया और ये ज़मीन से सिर्फ 12 फुट की ऊंचाई पर उड़ा। 1908 में राइट ब्रदर्स ने फ्रांस में अपने हवाई जहाज का मुजाहरा किया। इंसान को इस तरह हवा में उड़ता हुआ देखकर दुनिया हैरान रह गई। देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था, खो गए सपनों में हम। देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था, खो गए सपनों में हम। आज विल्बर और ऑरवेल का ये जहाज स्मिथसोनियन के एरोस्पेस म्यूजियम में महफूज कर लिया गया है। This is the 1903 Wright Flyer. ये रहा वो तारीखी जहाज जो राइट ब्रदरान ने बनाया था। जिस दौर में ये अपनी पहली परवाज कर रहा था तो एक ज़बरदस्त आंधी ने इसको उल्टा दिया, तो ये जहाज अपनी तारीख में एक बार तबाह हो चुका है। इसे काफ़ी अरसे बक्से में बंद करके रखा गया, फिर 10 साल के लिए ये बरतानिया में रखा जा चुका है और अब ये अमेरिका में है। तो जनाब, यह है वो दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज। इसका कैनवस और चादर तो हमने तब्दील कर दी है, लेकिन ये वो असल जहाज है जो राइट ब्रदरान ने बनाया था। So this is the original 1903 Flyer. आज हवाई जहाज को ईजाद हुए वे 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इन 100 सालों में हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी में बहुत तब्दीली आई है। जहां ऑरवेल और विल्बर का जहाज शुरू में सिर्फ 12 फुट उड़ पाया था, आज जहाज 80,000 फुट पर उड़ा करते हैं। मगर ये सब कुछ राइट ब्रदर्स की कोशिशों से मुमकिन हुआ, वो कोशिशें जो साइकिल बनाने के एक कारखाने में शुरू हुई। इस म्यूजियम में हिस्ट्री बनाने वाले बहुत से लोगों की तारीख मौजूद है और किस तरह उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया, ये सब कुछ आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। एयर स्पेस टेक्नोलॉजी में सिर्फ मर्द हजरात ही आगे नहीं थे, बल्कि ख़वातीन ने भी बहुत से लोगों को पीछे छोड़ दिया। वो कौन सी ख़वातीन थी, आइए आपको दिखाते हैं। I had my friend take me up for a flight, and we took off at night, and it was sunset, and we were flying west. And I can't even describe to you how beautiful that was. शायद आपको ये सुनकर कोई हैरत ना हो कि कोई अपने वालिदैन से मिलने किसी दूसरे शहर जाना चाहता है। So we're good then. Yeah, we're absolutely good. Have fun. Okay, thanks. लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि वो हवाबाजी इसलिए सीख रहा है कि वो अपने वालिदैन से मिलने किसी दूसरे शहर जाना चाहता है, और अगर इस ख्वाहिश का इजहार करने वाला कोई मर्द नहीं कोई खातून हो, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? यकीनन हैरत। The reason I wanted to start back with the flying. मैं हवाबाजी इसलिए सीखना चाहती थी कि मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। मेरे वालिदैन केंटकी में रहते हैं, जो वाशिंगटन से 11 घंटे की ड्राइव पर है। मैं चाहती थी कि मैं इनसे मिलकर एक ही दिन में वापस आ जाया करूँ। इनसे मिलिए। सिंथिया मेनन्ती 3 बच्चों की माँ है, उम्र 45 साल, हवाबाजी की तरबियत ले रही हैं। और मुकम्मल प्राइवेट पायलट का लाइसेंस हासिल करने के लिए दरकार हवाबाजी के 40 घंटे पूरे करने से कुछ ही फासले पर हैं। One of the funniest things my instructor said at the beginning when I started was it's different from a car because you can't pull over to the side of the road and think about it. सबसे पहली चीज़ जो मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बताई वो ये थी कि जहाज़ उड़ाना कार चलाने से मुख्तलिफ है, क्योंकि आप किसी सूरत हाल में कार की तरह जहाज़ को एक तरफ रोक कर सोच समझ नहीं सकते। Things to learn because in driving a car, if you miss a turn off or ये मेरी तवक्को से मुख्तलिफ काम था। आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। आपको जहाज़ के सिस्टम से पहले सोचना होता है। while you're still flying this plane.
कैली ग्राफ्टन वर्जीनिया के एक फ्लाइंग स्कूल में 2 साल से लोगों को हवाबाजी की तरबियत दे रही हैं। इनके खानदान के कई अफराद दूसरी जंग अजीम से नस्ल दर नस्ल हवाबाजी से मुंसलिक रहे हैं। ये एक ऐसा शौक था जो मेरे इर्द गिर्द बहुत छोटी उम्र से मौजूद रहा। मैं अपनी पहली परवाज़ पर 5 साल की उम्र में गई जब मेरे एक अंकल मुझे न्यू जर्सी की सैर करा कर लाए और तब से मुझे हवाबाजी का शौक हो गया। कैली क्राफ्टन मानती हैं कि हवाबाजी का शौक खतरों से खाली नहीं, लेकिन इनका कहना है कि पायलट की महारत हर रोज किसी नई मुश्किल का सामना करने से ही साबित होती है। I think as a pilot, you're always going to be pushed. You're always going to experience things that you haven't experienced before. मेरे ख्याल में एक पायलट के तौर पर आपको हर रोज नई सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। एक दिन मुझे ऐसे मौसम में जहाज उड़ाना पड़ता है जब मौसम अच्छा नहीं है और मैं किसी ऐसी सूरत हाल में हूँ जिसका मैंने पहले कभी सामना नहीं किया, और यहीं पर अच्छी तरबियत और कंपास काम आते हैं। Receive good training, you're exposed to a lot of those things. अमरीकी तारीख में कई खवातीन हवाबाजी के शौक की वजह से मकबूल हुई, जिनमें से एक एमिलिया एयरहार्ट ने इस शौक के लिए अपनी जान तक गंवा दी। बाद में उनके किरदार पर उन्हीं के नाम से एक फिल्म भी बनाई गई। Well, I think everyone's most familiar with Amelia Earhart, and she has such a rich history because of her personality. और मेरे ख्याल में हर किसी ने एमिलिया एयरहार्ट का नाम तो सुन रखा है, जिनकी मजबूत शख्सियत ने अमरीकी आवाम को मशहूर कर दिया था। एमिलिया एयरहार्ट की तरह और भी कई खवातीन पायलट्स ने एरोबैटिक्स में नाम पैदा किया। पेरी वैगस्टाफ ने अमेरिका की कौमी चैंपियनशिप 2 बार जीती और मर्दों से मुकाबला करके। कई खलाबाज खवातीन भी हैं जैसे सैली राइड और कैथी सैलोवन, जिन्होंने और भी कई खवातीन को इस शोबे की तरफ आने के लिए मुतासिर किया। 2011 is a fantastic time for women in aviation history because it's the centennial of the 2011 हवाबाजी के मैदान में खवातीन के लिए एक यादगार साल है, क्योंकि अमेरिका में पहली खातून को पायलट लाइसेंस मिले इस साल 100 साल पूरे हुए हैं। उनका नाम हैरियट कोएम्बी था, जिसने अपना पायलट लाइसेंस 1911 में हासिल किया। हवाबाजी की तंजीमें अमरीका भर में इस साल एयरपोर्ट्स पर ऐसी तकारीब मुनक्किद कर रही हैं जिनके जरिए हर उम्र के अफराद को हवाबाजी का तजुर्बा करवाया जाए ताकि उनमें हवाबाजी का शौक परवान चढ़े। The state of women pilots, first of all, we're a very small percentage. खवातीन पायलट्स की तादाद अमेरिका में पायलट्स की कुल तादाद के मुकाबले में बहुत कम है, यानी सिर्फ 6%। रुझान बढ़ रहा है लेकिन इसकी रफ्तार कम है, और यही वजह है कि हमारे ख्याल में लोगों को इस बारे में आगाह करना ज़रूरी है कि अगर हम जहाज उड़ा सकते हैं तो आप भी जहाज उड़ा सकती हैं। Hey, we're pilots, and if we can do it, you can do it too. जेनिफर स्टॉर्म अमेरिका में एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड पायलट एसोसिएशन की डायरेक्टर होने के साथ साथ एक प्राइवेट पायलट और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी हैं। ये कहती हैं कि अमेरिका में प्राइवेट पायलट का लाइसेंस हासिल करने के लिए 40 घंटे और स्पोर्ट्स पायलट लाइसेंस हासिल करने के लिए 20 घंटे किसी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के साथ जहाज़ उड़ाना ज़रूरी है। लाइसेंस की नौयत के लिहाज से अखराजात कम से कम $7,000 से $8,000 हो सकते हैं। कमर्शियल पायलट लाइसेंस का कोर्स 4 साल मुद्दत का होता है और अमेरिका की कई यूनिवर्सिटियों में करवाया जाता है। You don't want to start too young in serious efforts. You can go up, have a great time, learn some things. But आप बहुत कम उम्र में बाकायदा हवाबाजी शुरू नहीं करना चाहेंगे। हम मशवरा देते हैं कि आपको कम से कम 15 या 16 साल की उम्र में हवाबाजी शुरू करनी चाहिए ताकि आपको अपने अस्बाक के दौरान ज़्यादा वक्फा ना करना पड़े। आप 17 साल की उम्र में प्राइवेट पायलट सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। हवाबाजी की तरबियत लेने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। आपकी उम्र 16 साल है या 60। अगर आप पायलट लाइसेंस के लिए दरकार फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो प्राइवेट पायलट लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। ये लाइसेंस कभी एक्सपायर नहीं होगा। लेकिन सिंथिया मेनंती कहती हैं कि पुख्ता उम्र में हवाबाजी सीखने वाले गैर ज़रूरी खतरे मोल नहीं लेते। I think when you're young, and I'm 45. कम उम्र में आपको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता, आप कोई ख़तरा मोल लेने से डरते नहीं हैं। लेकिन जब आपकी उम्र ज़्यादा होती है तो आप गैर ज़रूरी ख़तरात से बचते हैं। I think as you get older, you do get a little more hesitant.
अमरीकी मईशत की सुस्त रवि और बेरोजगारी के इस दौर में हवाबाजी का मैदान रोजगार की जमानत भी बन सकता है। A lot of people, even in this country, when they think of aviation, they think of the airlines or sometimes the military. But the airlines and the military are only two segments of aviation. We also have general aviation, which is कई लोग एविएशन को एयरलाइन या मिलिट्री का काम समझते हैं, लेकिन दरअसल प्राइवेट पायलट का काम और तरबियत जनरल एविएशन के ज़ुमरे में आती है। इसी में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, कानून नाफिज करने वाले इदारे, ज़रूरी मकासद के लिए हवाई जहाज़ का इस्तेमाल सब शामिल होता है। कई सहाफ़ी एविएशन के बारे में लिखते हैं, कई फोटोग्राफर्स हैं, एविएशन मैकेनिक्स भी होते हैं, कई लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनते हैं। जहाज़ों के जरिए सफ़र करने वालों की तादाद में इजाफा एविएशन की तलब में इजाफे का सबब बनेगा और ये ऐसी ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन पेशा है जो हर वक्त कुछ न कुछ करने को तैयार रहती हैं। अमेरिका की पायलट कम्युनिटी को सबसे बड़ा धक्का 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद लगा था, जिसके बाद से उनकी किसी भी जगह जहाज उड़ाने की आज़ादी महदूद हो गई है। लेकिन उनका कहना है कि हालात अब तब्दील हो रहे हैं। अमेरिका की पायलट बरादरी को गिला है कि उनके बारे में दौलतमंद होने का तासुर हुकूमत की जानिब से उन पर नए नए टैक्सेस का बायस बनता है, जिससे उनके लिए मसाइल पैदा होते रहते हैं। सिर्फ साल 2012 ही नहीं बल्कि साल 2013 को भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के हवाले से इंतहाई दिलचस्प साल करार दिया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल अजीज खान से। साइंसदानों का ख्याल है कि मार्स की सतह पर किसी ज़माने में हयात की इक़साम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की शक्ल में हुआ करती थी। फिर इसमें एक ऐसी मौसमी तब्दीली आई जिसने इसके एटमॉस्फेयर को ख़त्म कर दिया और ये एक बंजर सैयारा होकर रह गया। अभी तक मार्स पर जो भी मिशंस गए हैं वो इसकी ज़मीन के बारे में तो बहुत तफसीली मालूमात पहुंचाते रहे हैं, मगर इसका माहौल कैसे ख़त्म हुआ ये वो नहीं बता सके। इस मामले को हल करने के लिए एक ऐसे रोबोट की ज़रूरत थी जो मार्स की ज़मीन पर उतरने के बजाय इसकी फ़िज़ा में घूमकर ज़रूरी मालूमात जमा करता रहे। इसी नीयत से बनाया गया मेवन नासा का मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन मिशन है। इसका मकसद ये देखना है कि मार्स का अपर एटमॉस्फेयर आज कैसा है और इसकी गैसेस खला में कैसे खारिज होती हैं। इसको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मार्स पहले कैसा हुआ करता था। अपना मिशन पूरा करने के लिए इस जहाज़ में कई मुख्तलिफ़ किस्म के आले लगे हुए हैं। ये सोलर विंड्स और आयनोस्फेरिक इलेक्ट्रॉन्स से लेकर इयॉन डेंसिटी और वेलोसिटी जैसी तफसीलात भी जमा करेगा। नासा का इरादा है कि इसे इस साल के आखिर में लॉन्च किया जाए। ये पूरे एक साल मार्स की फ़िज़ा में फिरकर ज़रूरी मालूमात इकट्ठा करेगा। हवाओं से खलाओं तक का सफ़र यानी एयर एंड स्पेस म्यूजियम की सैर मज़ीद भी होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। इस वक्त एरोनॉटिक्स सेक्शन के क्यूरेटर डॉक्टर जेरेमी कैनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? Fine, thank you. What special things you have in this airspace museum? Tell our audience about that. Well, one of the most important artifacts we have is the first. यहाँ हमारे पास सबसे अहम जहाज़ जो है वो राइट ब्रदर्स का सबसे पहला हवाई जहाज़ है जो 1903 में बनाया गया था, जिसने दिसंबर 1903 में पहली परवाज़ की थी, जिसके बाद जहाज़ साजी की सनत का आगाज़ हुआ। And the people who usually come to see the museum, what is the which thing they like the most in this museum? राइट फ्लायर लोगों का पसंदीदा जहाज़ है। स्पिरिट ऑफ सेंट लुइस भी है जिसने पहली दफ़ा बहरूकियानुस को पार किया था। मगर सबसे नादिर नमूना चांद से लाया जाने वाला पत्थर है जिसे लोग छू कर महसूस कर सकते हैं। Okay, what special events you have in this year? Well, upcoming the next year we have the 10th. इस साल डलस एयरपोर्ट के करीब हमारे दूसरे म्यूजियम स्टीवन वुडवार हेजी सेंटर के क़याम की 10 साल तकरीबात होंगी। इस म्यूजियम में बड़े बड़े जहाज नुमाइश के लिए रखे गए हैं, जैसे सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट कॉन्कोर्ड, एटम बम ले जाने के लिए बनाया जाने वाला पहला जहाज। इसके अलावा और भी बड़े जहाज हैं। Thank you, Dr. Kenny. Thank you so much. Thank you.
सालों तक चांद के सफर का सिलसिला जारी रहा, लेकिन वो आखिरी 2 एस्ट्रोनॉट्स जिनके बाद दोबारा कोई इंसान चांद पर नहीं जा सका, वो कौन थे, आइए आपको दिखाते हैं। हम चांद पर जा रहे हैं, हम मरीख पर जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि कब। रिटायर्ड खलाबाज यूजीन सर्नन उन 12 अफराद में से एक हैं जिन्होंने चांद पर चहलकदमी की। अब अगले कुछ अरसे तक तो चांद पर कोई इंसान कदम नहीं रखेगा, लेकिन ऐसा बहुत देर तक नहीं रहेगा। मगर आज तक यूजीन सर्नन चांद पर कदम रखने वाले आखिरी इंसान ही हैं। हम जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं और खुदा ने चाहा तो हम वापस आएंगे। ये कितनी मायूसी की बात है कि 40 साल बाद भी मैं ही वो आखिरी शख्स हूँ जो चांद पर गया। यूजीन सर्नन ने अपने साथी खलाबाज हैरिसन श्मिथ के साथ गुज़िश्ता महीने अपने 1972 के उस मिशन की 40वीं सालगिरह मनाई। इस मौके पर शिकागो के एडलर प्लानिटेरियम में उनके साथी खलाबाज जिम लोवेल भी मौजूद थे। जब ये खलाबाज चांद से ज़मीन पर वापस आए थे तो उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि 40 साल बाद भी वो इसी दिन की यादगार मना रहे होंगे। ये कहना कि क्या मैंने सोचा था कि इस बात को 40 साल गुजर जाएंगे, या क्या अमरीकियों को चांद पर वापस जाने में 50 या 60 साल भी लग सकते हैं, नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। अमरीकी सदर बुश ने चांद पर वापस जाने का जो मंसूबा बनाया था उसे सदर ओबामा ने ख़त्म कर दिया। बजट के भारी खसारे, मुआशी बहाली की सुस्त रवि ने अमरीकी पॉलिसी साजों को खलाई प्रोग्राम के अखराजात में कटौती पर मजबूर कर दिया। लेकिन यूजीन सर्नन कहते हैं कि खलाई प्रोग्राम पर अमरीकी बजट का मुख्तसर हिस्सा ही खर्च होता है। हम एक अमरीकी शहरी से हासिल होने वाले एक टैक्स डॉलर की आधी पैनी खलाई प्रोग्राम पर खर्च करते थे। साबिक अमरीकी सेनेटर हैरिसन श्मिथ कहते हैं कि खलाई तहकीक के इदारे नासा में कुव्वत इरादी की कमी भी है। अखराजात के लिहाज से खलाई प्रोग्राम बहुत छोटा था, इसकी कोई जोग्राफियाई अहमियत नहीं थी और अमेरिका खलाई मैदान में यूं भी सबसे आगे था। हमने खलाई मुहिम्मात में 50 साल पहले सोवियत यूनियन को शिकस्त दी। 50 साल बाद भी हम अपने हाथ जेबों में डाले खड़े हैं। अब हम किसी अमरीकी को भी अपने खलाई जहाज में बिठाकर खला में नहीं भेज सकते। खलाई शटल के रिटायर हो जाने के बाद एक अमरीकी कारपोरेशन स्पेस एक्स एक ऐसी सवारी तैयार कर रही है जो आम लोगों को ज़मीन के मदार से खला में लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होगी, जबकि आइंदा कुछ सालों में एक इंसान बरदार खलाई कैप्सूल भी तैयार हो जाएगा। लेकिन इन खलाबाजों का ख्याल है कि नासा को चांद के सफर को तरजीही अहमियत देनी चाहिए। अमेरिका के आज के चैलेंज ने इंसान के कल की किस्मत बनाई है और इसकी हतमी मंजिल शायद मरीख तक सफर होगा। एयर स्पेस म्यूजियम की सैर आपने भी मेरे साथ की। अब मैं बहुत थक गई हूँ। ये प्लेन पकड़ के मैं पाकिस्तान फ्लाई करने वाली हूँ। आपसे अगले शो में एक नई जगह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।